अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। बात कर रहे हैं आज के प्रोग्राम के अंदर हमारे मौसमियाती तब्दीलियों को बाद असरात मुरतब हो रहे हैं ज़राअत के ऊपर। क्या हमारी ज़राअत आने वाले सालों में सर्वाइव कर पाएगी, जहां अभी से चीनी के ऊपर, गंदम के ऊपर हम खींचातानी के अंदर लगे हुए हैं। चीनी आती है, गंदम आती है और साथ ही नायाब हो जाती है। अभी फसलें मार्केट में आती हैं और उससे पहले हम बाहर से दरामद करना शुरू कर देते हैं। तो आखिरकार हमने तयन क्यों नहीं किया? 3 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को भी गुजर गए, लेकिन ताहाल अभी तक ज़राई पॉलिसी मौजूद नहीं है। हम संजीदा नहीं हैं या संजीदा होना नहीं चाह रहे। बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो कि इस वक्त जन्म ले रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा अफेक्ट होने वाला तबका है ज़राअत का। ज़राअत को एक तरफ से बजट के अंदर रिलीफ दिया जाता है, दूसरी तरफ फर्टिलाइजेशन और दीगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ ख़ास तौर पर जो आलात बनते हैं ज़राई, उनके ऊपर टैक्स लगा दिया जाता है। बाहर से आने वाले दरामदी बीजों के ऊपर टैक्स लगा दिया जाता है। तो फिर रिलीफ कहाँ दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं? क्या हम इस ज़राअत को बचाने के अंदर संजीदा भी हैं या नहीं? क्योंकि अगर देखा जाए दालों के ऊपर और इसके अलावा दीगर कमोडिटीज़ जिसके अंदर हमारी खाने पीने की हैं, जो कि ख़ास तौर पर ज़राअत से मुंसलिक हैं, वो सब इस वक्त हाई प्राइसेस के ऊपर हैं। और इस यूटिलिटी स्टोर्स में भी चीनी जो है वो 90 किलो के करीब दस्तयाब है, आटा जो है वो महंगे दामों दस्तयाब है। तो अगर एक गरीब रोटी कैसे खाएगा? हम ऐसा किसान होंगे, इसकी वजूहात पूछेंगे और आगे लेके चलेंगे, इसको कैसे हल की तरफ लेके जाया जा सकता है। ताहिर रज़ाक साहब मौजूद है। सबसे पहले जैसे बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या आपके ख्याल में आप इसको कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये मौसमियाती तब्दीलियाँ, 150 मिलीमीटर के करीब फैसलाबाद में बारिश होना, अर्बन फ्लडिंग आना, और इसके अलावा दीगर ममालिक के अंदर भी देखें तो जैसे मौसमियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं वो हर कोई तैयार हो चुका है, और हम अभी तक ना तो ज़राई पॉलिसी ला चुके हैं, ना कोई रिसर्च ऐसी शुरू की है कि हम क्या करेंगे अगर बहुत तेज़ी से अगले सालों में तब्दीलियाँ आ गई तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमें मौसमियाती तब्दीलियों को जो साइंसी तरीक़ाकार है, टेक्निकल जो पॉलिसी है, उसको वाज़ह करना चाहिए कि उसके लिए हमें अपनी फ़सलों के बीज तैयार करने चाहिए कि अगर ज़्यादा बारिशें हुई तो हमारे अंदर बर्दाश्त फ़सलों के अंदर कितनी पाई जाएगी। दूसरा, हमारे अंदर जो पानी की स्टोरेज का मसला बन रहा है पाकिस्तान में, वो सबसे बड़ा है कि अगर ज़्यादा बारिशें हो जाती हैं तो हम उस पानी को ज़ेरे इस्तेमाल लाने के लिए किस परसेंटेज पे स्टोर करने की हिम्मत रखते हैं, उस पर अभी तक हमारा काम नहीं हो रहा। अगर कोई हो भी रहा है तो वो पसे पर्दा हो रहा है, आम आदमी की एक्सेस में नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। दूसरा जो मसला है महंगाई का और मौसमियाती तब्दीली की वजह से जो हमारे फसलों के अंदर असरात पड़ रहे हैं, तो कभी तो हमारी बम्पर क्रॉप आ जाती है। जब बम्पर क्रॉप आती है तो उसको कोई लेने वाला नहीं होता, उसकी कोई पॉलिसी नहीं होती। और जब हमारी शॉर्टेज आती है तो उसके अंदर फिर जो मिडल मैन है, माफिया, जिसको हम मुख्तलिफ नाम दे रहे हैं, वो भी पाकिस्तान के शहरी हैं, वो उनका हावी हो जाते हैं और ज़िम्मेदार तबका है जो वो पिसरा होता है। और दूसरी तरफ जो हमारा सारफ है वो महंगे दामों ज़रिए जिनास वो ख़रीद रहा होता है। असल में यहाँ बेनिफिट मिलना चाहिए काश्तकार को या बेनिफिट मिलना चाहिए हमारे सारफ को। उन दोनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। जबकि जो मिडल मैन है, जो बंदे दरमियान में जिनके पास स्टोरेज कैपेसिटी है या होल्डिंग पावर है, वो पैसे कमा रहे हैं दिन में 4 गुना 5 गुना अपनी चीज़ें स्टोर करके। गवर्नमेंट को इस पर ज़राई पॉलिसी जो है उसके तमाम स्टेक होल्डर को, हम नहीं कहते कि आड़ती सिस्टम ख़त्म कर दिया जाए, हम नहीं ये कहते कि जी होल सेलर को ख़त्म कर दें, तमाम स्टेक होल्डर को बराबर में बैठा के पॉलिसी बयान की जाए ताकि जिसमें जितना जितना जिसका शेयर बनता है उस हिसाब से वो अपना प्रॉफिट कमाए। प्रॉफिट कमाना हर बंदे का हक़ है, कारोबारी सिलसिला इसी से चलता है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि कोई बंदा ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, कोई नुकसान में जा रहा है। जो मसाबती कमीशन है उसकी जो आप खद्दो खाल पढ़े ना, तो उसमें यही समझ आती है कि जनाब किसी बंदे को पूरी जगह पे हावी नहीं होगा, चीनी वाला हावी नहीं होगा, आटे वाला हावी नहीं होगा, सबको दरमियानी तबके में रख के, दरमियानी स्टेज पे रख के मुनासिब जो राइट्स हैं वो दे के तो कारोबार का सिस्टम चलाया जाएगा। 40 अरब के करीब जुर्माने हो जाना अब शुगर मिलों को, क्या ये एक बहुत बड़ा ऐलान जंग नहीं है? और क्या ये इस बात का सबूत नहीं है कि बहुत सारी करप्शन और बहुत सारे ऐसे चीज़ें पाकिस्तान में होती आई हैं और किसान का गला घोटा गया है, और आगे भी ऐसी कुछ चीज़ें दोबारा से हो जाएंगी? गवर्नमेंटें आती हैं, गवर्नमेंटें जाती है, अदालत आलिया का फ़ैसला है, उन्होंने तो मौसर किरदार अदा कर दिया, लेकिन हुकूमतें किरदार कब अदा करेंगी? सिर्फ इस चीज़ के बरक्स के देखें जी हमारी गवर्नमेंट में ये हो गया, आपकी गवर्नमेंट में ज़राई पॉलिसी तो आई नहीं। देखिए वो जो 40 अरब या 30 अरब रुपए का जुर्माना किया है वो आया कि किसी काश्तकार को मिला है जिसकी जेब से पैसे गए हैं, जिसका वज़न कम तोला गया है या जिसको कटौती की गई है। होना तो चाहिए था कि वो काश्तकार को पैसे ट्रांसफ़र होते। अब वो बयानबाजी है या वो किसी बजट का हिस्सा बना दिए गए तो उसको आम काश्तकार को तो कोई फ़ायदा नहीं, ना कोई रिलीफ मिला है। हम चाहते हैं कि चीनी बेशक आप 200 रुपया कर दें, चीनी एक एसेसरीज़ में आती है,
कम से कम जो आटा है, गंदम, चावल और घी की कीमतें हैं वो मुनासिब होनी चाहिए ताकि आम शहरी भी उसको ख़रीद सके। अब देखें ना, आटा महंगा कर दिया, ऊपर से सीड महंगा हो गया, ऊपर से खादें महंगी होगी। अब आया कि अगले साल हम 1800 वाला गंदम जो है वो 2400 में लेके जाएंगे, तो फिर वो ये बहरानी कफ़ियत नहीं आएगी। हम चाहते हैं कि जो हमारा सीड का जो रिसर्च फंड है वो बहाल किया जाए, हमें अच्छा बीज मिला जाए। जो हमारी पर एकड़ जो प्रोडक्शन है इस वक्त 40 मन या 50 मन हम ले रहे हैं, ये 80 मन आनी चाहिए, 70 मन आनी चाहिए, ताकि हमारी पैदावार लागत भी कम हो सके और प्रोडक्शन ज़्यादा हो, जिससे हम अपना जो बजट है वो बेहतर से बेहतर तरीके से बना सके, ज़िम्मेदार को भी पैसे मिले और आवाम को सस्ता आटा, सस्ता चावल और सस्ता घी मिलना चाहिए, जिससे ज़िंदगी का सर्वाइवल है। चीनी 5 किलो एक घर में, आम घर छोटे घर में लग रही है, आटा डेली 5 किलो लग रहा है, तो हमें आटे की तरफ देखना चाहिए या चीनी की तरफ देखना चाहिए? चीनी अगर किसी को किलो कम भी मिल जाएगी उससे कोई इंसान की जान नहीं जाएगी, लेकिन आटा, रोटी, चावल और घी जो है ये बेसिक ज़रूरत है इसके ऊपर। और दूध की कीमतों के ऊपर खालिस दूध मिलना चाहिए। अब ज़मींदार से सस्ता दूध लेके मल्टीनेशनल कंपनी हमें वही दूध 180 रुपये में, 170 रुपये में, वो लीटर वाला है, किलो भी नहीं, ज़मींदार से किलो में लिया जाता है, जिससे 70 ग्राम का फ़र्क आता है। और जब बेचना जाता है उसमें मक्खन निकाल के तो वो हमें लीटर में दिया जाता है खूबसूरत डब्बे में, ठीक है। उसकी क्वालिटी के ऊपर भी बहुत सारे खदशात पाए जाते हैं, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है। तो इसलिए गवर्नमेंट से हमारी मुकद्दमाना अपील है कि ज़रूरी पॉलिसी का अनाउंस किया जाए। 3 साल निकल गए हैं, अगले 2 साल रह गए हैं, इलेक्शन का सिलसिला भी है, अवाम बहुत परेशान है, काश्तकार बहुत परेशान है। ये किसान कार्ड वाला भी ड्रामा रचाया जा रहा है, इधर से खाद 2000 रुपया महंगी कर दी, उधर से 1000 रुपया बैग दे वो वोचर दे देंगे। और कार्ड किसके पास है? कार्ड 100% फार्मर के पास नहीं है, वो भी 12.5 एकड़ के पास जो है वो 25% अब बना है कार्ड देंगे, 25-26% या 28% लोगों के पास। तो बाकी जो पैसे हैं वो किधर जा रहे हैं? खाद किस बुनियाद पे महंगी की जा रही है? कोई हमें ये इसका जवाब देने के लिए कोई भी हुकूमती नुमाइंदा तैयार नहीं है। कोई भी हुकूमती नुमाइंदा जो है इसके लिए तैयार नहीं है। डॉक्टर काशिम मौजूद हैं, मेडिसिन से इनका ताल्लुक है, इनसे इसी हवाले से सवाल करेंगे। डॉक्टर साहब, हमारी फसलों के ऊपर आकर क्या ऐसा जादू चला है या इतनी मौसमियाती तब्दीलियाँ क्या आई हैं कि अद्वियात को गैर मौसर कहा जा रहा है? कहा जा रहा है जहाँ 1 किलो अद्वियात लगती है, 1 लीटर लगती है, वहाँ 5-5 लग रही है और फिर भी मौसर नहीं हो रही। मतलब अगर देखें तो इस वक्त फसलें तबाह होने की तरफ जाती हैं तो उन पर स्प्रे भी भरपूर किया जाता है, लेकिन फिर भी अद्वियात वैसे किरदार अदा नहीं कर पा रही। तो क्या कहीं फ़्लॉ है या फ़्लॉ पैदा किया जा रहा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, क्लाइमेट चेंज इस वक्त सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा इशू है। हमारा एक प्रॉब्लम नेशनल लेवल पे ये है, हम चीज़ों को टैकल करने के लिए बहुत देर कर देते हैं। एक्चुअली एज अ नेशन वी आर लेट अडॉप्टर्स। तो कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है या कोई भी नई चीज़ आती है या कोई भी नया इशू आता है, हम उसे टैकल करने के लिए या उसे अडॉप्ट करने के लिए बहुत देर कर देते हैं। अभी अगर हम देखते हैं तो क्लाइमेट चेंज इतनी सीवियर हो गई है कि एटलीस्ट हमारे जो मौसम हैं वो ही उनका जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है। आज से अगर हम 10-15 साल पीछे चले जाते हैं तो गंदम की काश्त अक्टूबर में रूटीन में हो जाया करती थी। अब अक्टूबर में गंदम की काश्त हमारे लिए मुमकिन नहीं रही, क्योंकि ये जो हमारा पैटर्न था, गर्मी हमारी लंबी हो गई है। अभी हमारा जो फ्रॉस्ट का सीज़न जो जिसे हम कोरा कहते हैं, तो कोरे का सीज़न दिसंबर से जनवरी में चला गया है। ऐसे ही अपना सर्दियाँ और गर्मियों का जो पैटर्न था, जो रूटीन में हमारे चला करता था, वो अभी चेंज हो गया। लेकिन हम उसे नेक्स्ट लेवल पे अडॉप्ट नहीं कर सके कि हमें उसके साथ साथ नेशनल पॉलिसी बनाते हुए हमारा जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, जो फसलों की सोइंग के टाइम को डिटरमिन करता है हमारे लिए, हमें उसे देखना था कि उसे भी हमने चेंज किया या नहीं किया। अगर आप देखें तो ये जो पिछले 50 साल से जो चला आ रहा है वही सिलसिला चला आ रहा है। अभी आप देखें 15 अक्टूबर पे गंदम की काश्त स्टार्ट हो जाया करती थी। आज हमारा ज़िम्मेदार समझता है कि ये नवंबर के पहले हफ्ते में भी काश्त नहीं करनी चाहिए, उससे भी हमें लेट उसे लेके जाना चाहिए। R&D के लिए बहुत नहीं समझते कि हम पीछे जा चुके हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पूरी दुनिया बहुत आगे है, हम उनकी मदद के लिए मुतलाशी हैं, ना कि अपने आप कुछ करना चाह रहे हैं। जी, ऑब्वियसली रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हमारा फोकस ही नहीं है। हमारे फंड्स देखें, ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को जब लेके आगे चलना है तो ये पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ने बनानी होती हैं। अब अगर गवर्नमेंट फंड्स ही एलोकेट नहीं करेगी रिसर्च के लिए तो हम कहाँ तक आगे जा सकते हैं। अभी बहुत बड़ा एक नेशनल लेवल पे हमें जो पॉजिटिव चीज़ देखने में आ रही है कि हमारा जो प्राइवेट सेक्टर था वो बड़ी तेज़ी के साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आगे आ रहा है। आप इसे हाइब्रिड कॉर्न में अगर देखते हैं तो हमने विद इन 3 और 4 ईयर्स हमारा जो प्राइवेट सेक्टर था वो 50% शेयर ले चुका है इस टाइम हाइब्रिड कॉर्न के हवाले से। और मल्टीनेशनल के कम्पिटिटिव हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे प्राइवेट सेक्टर ने लॉन्च किए हैं।
अब उसको जब हम देखते हैं तो आप देखें हमारा इंपोर्ट बिल कम हुआ, उसके साथ साथ हमारा जो ये मल्टीनेशनल ग्रुप्स थे या जो दुनिया के ऊपर हमारा रिलायंस था, हम उस पर हमने बहुत कम कर लिया है। उसके साथ साथ हमारा मस्टर्ड है, हमारी लोकल कंपनीज मस्टर्ड पे काम कर रही हैं, बहुत सी कंपनीज ने अपने प्रोडक्ट रजिस्टर्ड करवा लिए हैं, हम वो अभी भी यहाँ पे लेके आ गए हैं। मेरे ख्याल में इस पर अगर हम ब्रायलर की तरफ बात करें तो सोयाबीन, और अगर टेक्सटाइल की तरफ बात करें तो कपास, ये दो वो चीज़ें हैं जो कि हमें इस वक्त सबसे ज़्यादा खा रही हैं बाहर से, जहाँ पर बड़ी तादाद के अंदर ज़र मुबादला फेंकी जा रहे हैं एक कुएँ के अंदर। जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन यह है कि इसके ऊपर भी हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है वो बहुत तेज़ी के साथ काम कर रहा है उसको नई वैराइटीज़ डेवलप करने के लिए, ताकि हमें कम से कम रिलाई करना पड़े। आप देखें हमारा जो कॉटन थी, आप क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे थे, तो कॉटन जो है ये एक समर लविंग, हॉट लविंग क्रॉप है। तो जैसे जैसे हमारा पैटर्न आप देखें 70s में जो हमारी कॉटन थी ये मंडी बहाउद्दीन के एरिया में भी लगा करती थी, लेकिन अब हुआ ये है कि जैसे जैसे ह्यूमिड कंडीशंस आ रही हैं, जैसे जैसे हमारा पैटर्न चेंज हो रहा है, अभी ये विहाड़ी, जिसे हम विहाड़ी किंग का, अगर पूरा सिंध जितनी कॉटन पैदा करता था, विहाड़ी डिस्ट्रिक्ट उतनी कॉटन पैदा किया करता था। लेकिन आप अब अगर विहाड़ी जाते हैं आपको विहाड़ी में कॉटन नज़र नहीं आती। उसकी वजह कि जैसे ह्यूमिड कंडीशंस होंगी, हम इसे ऑयल लेते हैं इसके बनौले से, तो ऑयल की जो परसेंटेज होती है वो कुछ 12.5% इसमें होती है, लेकिन जैसे कंडीशंस ह्यूमिड होना शुरू होती हैं वो 5% पे आ जाती है। अभी हम पूरे मन में से 2-2.5 किलो वो निकल रहा है ऑयल, तो वो फिजिबल ही नहीं रहता उसकी क्रॉप के हवाले से। ऐसा ही अपना गंदम का हमने डिस्कस किया, इसके साथ हम कॉर्न का डिस्कस कर रहे हैं। राइस है, राइस के ऊपर आप देखें बड़ी तेज़ी के साथ उसका पैटर्न चेंज हो रहा है, उसके एरियाज़ चेंज हो रहे हैं। जहाँ पे कभी बहुत अच्छी होती थी अब वहाँ पे ज़्यादा ह्यूमिड कंडीशंस की वजह से उस पर रस्ट आनी शुरू हो गई है, गंदम को रस्ट का प्रॉब्लम आ रहा है। गवर्नमेंट लेवल पे हम ये सजेस्ट करना चाहते हैं कि देखें वैराइटीज़ को डी लिस्ट किया गया इस साल, जैसे गंदम की, तो जो वैराइटीज़ उनको डी लिस्ट करने की वजह ये थी कि उसके ऊपर बहुत तेज़ी से रस्ट आ गई थी, लेकिन वो वैराइटीज़ अभी साउदर्न पंजाब में चूँकि ह्यूमिड कंडीशंस नहीं है, हाई यील्डिंग थी, तो गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाते हुए जोनिंग करते हुए देखना पड़ेगा कौन सी वैरायटी कहाँ के लिए फिजिबल है, कहाँ के लिए फिजिबल नहीं है। कहाँ के लिए फिजिबल है, कहाँ के लिए नहीं है, लेकिन ये होगा तो तब जब पॉलिसी होगी। ना तो पॉलिसी है, ना तो जोनिंग है, कुछ भी नहीं है, जैसा चल रहा है अल्लाह के सपुर्द चली जा रहा है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। किसानों के मसाइल के हवाले से बात करें, एक सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारी फसलों को लगने वाला गंदा पानी, मौसमियाती तब्दीलियों के बाद पानी का लेवल नीचे जा रहा है, तो उसके लिए मुतबादिल ज़राए जो हैं वो इख्तियार किए जा रहे हैं। लेकिन जो हमारे फैसलाबाद के अंदर और गिरदोनवाह के अंदर पानी का इस्तेमाल है वो बड़ा गर्द है, बड़ा गंदा है, और इसका इल्ज़ाम टेक्सटाइल ऑनर्स पर लगा दिया जाता है। हमारे साथ टेक्सटाइल सनत से और एक वर्कर नुमाइंदों के तौर पे मौजूद हैं, उनसे बात का आगाज़ करता हूँ। मिस्टर शफीक साहब, मिस्टर साहब, क्या इसकी वजूहात क्या आप क्या समझते हैं कि इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, देखिए जी हमारा पानी गंदा कर दिया डाइंग ने, ये नीचे केमिकल फेंक रहे हैं, आपके ख्याल में किस हद तक इसको दोबारा से रिफ़ाइन किया जा सकता है, रीयूज़ किया जा सकता है, और इसमें इनका इल्ज़ाम जो है वो ठीक है किसानों का कि हमारा पानी गंदा हो गया और गंदा कर दिया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आपकी बात में काफ़ी वज़न है कि आप पूरी दुनिया में चले जाएं, यहाँ पे भी आप काफ़ी मुल्क ऐसे हैं यहाँ पे बारिश होती है और बारिश का पानी को ज़मीन के अंदर पानी नहीं है, बारिश के पानी से पूरे मुल्क को चलाते हैं। और हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे पास बारिश भी है और पानी भी ज़मीन के अंदर है। और जो छोटी इंडस्ट्री है वो बड़े बड़े प्लांट लगा नहीं सकती, बड़ी इंडस्ट्री तो प्लांट लगा लेती है, और छोटी इंडस्ट्री जो होती है वो प्लांट ना लगाने की वजह के बहुत महंगा है। वो जो पानी है, कुछ लोग ज़मीन के अंदर जब वो उसको फेंकते हैं, जैसे घर की बना के ज़मीन के अंदर चले गया, जब ज़मीन के अंदर चले गया तो ज़मीन का पानी भी हम ख़राब कर रहे हैं। ऊपर से जो आ रहा है पानी उसको साफ़ करने की बजाय हम ज़मीन का पानी भी ख़राब कर रहे हैं। उस ख़राब पानी से सूरत हाल किसानों की अपनी जगह पे है, वो तो फसलें अपनी जगह पे ख़राब हो रही हैं। मैं कहता हूँ घरों के अंदर जो नहा रहे हैं लोग, बच्चे देख लें, बड़े देख लें, सारे जितने लोग हैं सबको एलर्जी है। एलर्जी की वजह क्या है कि ज़मीन का पानी हम ख़राब कर रहे हैं। जैसे हमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम नहीं करना चाहिए कि इसमें मौसमियाती तब्दीलियाँ ना सिर्फ ज़राअत के बल्कि हमारे रहने सहने को भी डिस्टर्ब कर रही है। मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर ज़राअत के ऊपर जो भी पॉलिसियाँ बनती हैं उससे मुल्क में बेहतरी आती है, सेहत के लिए बेहतर है। तो हमारे मुल्क के अंदर सबसे पहले ज़राअत पे तवज्जो देनी चाहिए और ज़राअत के अंदर ऐसी पॉलिसियाँ बनानी चाहिए जो ये पानी भी बेहतर हो सके, और हमारे मुल्क के अंदर जितनी भी खाद हैं या जितने भी प्रोसीजर चल रहे हैं ज़राअत के, उन सब को कम से कम इतना ज़रूर देखा जाए कि इसके अंदर मिलावट कितनी है,
यहाँ पे आप कोई चीज़ देख लें, उसको कोई चेक करने वाला नहीं है कि इसमें मिलावट क्या है, क्या प्रॉब्लम है। और पीने का पानी जो प्लांट लगे हुए हैं, हम उनको नहीं चेक कर रहे यार। अब लोगों को जो पीने का पानी हम दे रहे हैं, क्या वो प्लांट वाले इतना इतना महंगा पानी बेच रहे हैं, वो साफ भी हैं? वहाँ पे भी रिश्वत के बाज़ार गर्म है। ऐसे हालात में मैं समझता हूँ हुकूमत को कोई ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जो ज़राअत भी बेहतर हो, अब लोगों के लिए पीने का पानी भी बेहतर हो। और जिन लोगों ने ज़मीन के अंदर पानी डाला हुआ है, कि घर की टैप बनाया हुआ है, वो ज़मीन के पानी को ख़राब कर रहे हैं, वो उनको रोका जाए। ख्वाह वो छोटी इंडस्ट्री है या वो ऐसे गांव हैं जहां पे आप सिस्टम नहीं है, कोई आपका सीवरेज का सिस्टम नहीं है, वहाँ पे उन लोगों को देखा जाए, उन्होंने भी ज़मीन के अंदर ये सिस्टम बनाया हुआ है। ये सारा निज़ाम, इसके ऊपर एक बाकायदा पॉलिसी बने, उस पॉलिसी के मुताबिक इसको चलाया जाए, ताकि हमारे मुल्क के अंदर जो आने वाली नस्लें हैं वो पानी पिएँ या फसलें जो बने उनके अंदर ऐसी मिलावट ना हो जो बीमारियाँ इतनी जन्म ले रही हैं। उसकी मेन वजह ये है कि हमारी फसलें भी ऐसी हैं और हमारा पानी भी बच्चे ऐसे पी रहे हैं। मेरे साहब बहुत तेज़ी से हमें जैसे टेक्सटाइल पॉलिसी हमारी अभी मंजूर नहीं हुई, तो ज़राअत पॉलिसी मंजूर नहीं, आपको नहीं लगता कि आप तो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा भी हैं कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के मशीरान वो नहीं कर पा रहे? मेरे ख्याल में हम तो पहले भी इस पर कहते हैं, मेम्बरान असम्बली को अगर इन्हीं सीटों पर बिठाया होता तो शायद ज़्यादा मौसर काम हो रहा होता। ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो अवामी नुमाइंदे हैं वो अवाम की मुश्किलात को समझते हैं, जो बाहर से आए हैं वो उन मुश्किलात को नहीं समझते। मैं समझता हूँ कि जितनी भी ज़राअत की हो, टेक्सटाइल की हो, इसके अंदर जो भी लोग शामिल किए जाएं, वो पाकिस्तान में रहने वाले, बसने वाले, यहाँ पे हालात को समझने वाले, उनको अगर लाया जाए तो इतना मुश्किल काम नहीं है। ये जो भी लोग ऊपर हमारे बैठे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर टेक्सटाइल को समझने वाला बंदा, उसको अगर मिनिस्टर बनाया जाए, वो असम्बलियों के अंदर बैठे हुए हैं। इसी तरह किसान हैं, किसानों के अंदर बहुत बड़े लोग बैठे हुए हैं, उनको अगर लाया जाए जो इस पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, वो बाहर नहीं रहते, को एक साल बाहर गुजारा तो एक महीना इधर गुजारा, ऐसे लोगों को आप लाकर बैठा देंगे तो फिर आप समझिए कि ये पॉलिसी बहुत अच्छी बन जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। मैं नज़ीर बाजवा साहब मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़। बाजवा साहब कैसे देख रहे हैं कि जाग उठाया किसान, जागो जाग, आपने तहरीकें बड़ी आगाज़ की और किसान को जगाया भी। किसान जाग जाता है तो गवर्नमेंट सो जाती है, गवर्नमेंट जागती है तो किसान सो जाता है। कौन जाग रहा है, कौन सो रहा है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ बिलाल डोगर साहब का, इनकी टीम का और 41 का कि उन्होंने मुझ जैसे एक किसान रहनुमा को मौका दिया। बात दरअसल ये है कि आज तक ज़राअत पे कोई हुकूमत ने, किसी हुकूमत ने भी पॉलिसी नहीं बनाई। आप देखें यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए यूर रिसर्च अदारा बना, मैं समझता हूँ वो शुरू में उसमें काम हुआ, अब उसमें बिल्कुल ही कोई रिसर्च नहीं हो रही, वो कहते फंड नहीं है। इस तरह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हमारी है, बहुत बड़ी एशिया की यूनिवर्सिटी है, लेकिन वो भी यही रोना रोते हैं कि हमारे पास फ़ंड नहीं है। मैं तो ये अभी आप बात कर रहे थे पानी की, ये देखें ये बेस लाइनें जो हैं, अगर उन पे आबी ज़राए बनाए जाएं तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की कमी नहीं है। जो बारिश होती है तो पानी ज़ाया हो जाता है, अगर वहाँ पे छोटे छोटे डैम बना दिए जाएं तो पाकिस्तान की ज़रूरियात तो ये पानी अपने जो बारिश होती है वही पूरी कर जाती है। दूसरा जो सबसे बड़ा पानी का मसला, ये देखिए 20 लाइनें जो बनी है जिसको सेम नहर कहते हैं हम, वहाँ पे अब लोगों को मछली भी मिलती थी, पानी भी मिलता था, किसान उसको इस्तेमाल भी करते थे। लेकिन जब से इंडस्ट्री होल्डरों ने वहाँ पे वो केमिकल जुदा पानी डालना शुरू कर दिया, मछली भी मर गई और किसानों का भी नुकसान हुआ। किसान पानी इस्तेमाल नहीं करते, जो करते हैं फसल ज़्यादा बेहतर होती है, लेकिन उस फसल का इस कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो लोगों को हेपेटाइटिस में और मुख्तलिफ बीमारी में मुब्तला कर रही है। मेरी हुकूमत पाकिस्तान से, मौजूदा हुकूमत से ये रिक्वेस्ट है कि खुदारा ज़मींदारों को बचाने के लिए आप कदम उठाएँ। ये देखें खाद, बीज, अद्वियात ये हम बैरूनी मुल्क से ले रहे हैं और इतनी महंगी ले रहे हैं कि जिसकी किसान बेचारा हिम्मत ही नहीं रखता। आप देखें ना पाकिस्तान में गंदम की कमी है और ना पाकिस्तान में चीनी की कमी है, और लेकिन खुदारा जब वक्त आता है थोड़ी देर बाद चीनी भी गायब हो जाती है और अपना गंद भी गायब हो जाती है। और मैं समझता हूँ एक मिनट भाई साहब, आप नहीं समझते कि किसान अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, लेकिन वो जब बच्चे पढ़ जाते हैं तो वो बड़ी सीटों में बैठना चाहते हैं, ना ये नहीं चाहते कि रिसर्च के ज़रिए उसी ज़मीन से ज़्यादा सोना उगल सके। असल में
तकरीबन पहले पॉलिसी ये थी कि किसान को बेटों को दाखिला मिलता था एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, अब हर आदमी दाखिला लेता है। एक ये जो कारोबारी आदमी है, शेख है या मलक है, उसे तो पता ही नहीं ज़राअत का, वो लोग ही जाकर सीटों में बैठते हैं और वो दफ्तरों में बैठकर दफ्तरी सरंजाम देते हैं। उन्हें अपना फील्ड में जाकर ना वो काम करते हैं, ना मौका मिलता है और ना ही ज़राअत तरक्की करती है। किसानों के बेटे वो उन सीटों पे आएंगे तो मैं यकीन से कहता हूँ कि पाकिस्तान बल्कि पंजाब जो है सोने का चिड़िया है। ये ज़राअत के मामले में पूरी दुनिया में इंडिया का पंजाब और पाकिस्तान का पंजाब ये सबसे आगे हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि किसान को कोई सहूलत मैसर नहीं की जाती। वो बेचारा जब देखें अब 6-7 हज़ार में DAP की बोरी है, कभी वक्त था ये 1500-1600 की, 2000 की होगी, 3000 की होगी, अब यह सब्सिडी दे रहे हैं। अगर 7000 की बोरी लेंगे, 1000 छोटी देंगे, वो भी बड़ा आदमी लेकर वो छोटे आदमी को कोई फ़ायदा नहीं मिलता। इसलिए हम चाहते हैं कि किसान को बेदार करने के लिए मैंने यही बनाया था जाग किसान तहरीक, और इंशाल्लाह हम उसमें कामयाब भी रहे हैं। लेकिन जब तक हुकूमती ये देखें अब हमें तहरीक बदल लेनी चाहिए, जाग हुकूमत जाग कर लें। देखिए ये जिस तरह ईवान तिजारत है और इसी तरह हमारे ईवान ज़राअत भी है। ईवान ज़राअत में वो लोग बैठे हैं जो ज़राअत से जिनका तल्लुक़ ही नहीं है, और वो लोग इसलिए पॉलिसियाँ नहीं बनाते क्योंकि वो किसान नहीं है। हम चाहते हैं कि ईवान ज़राअत में भी किसानों को भेजा जाए और जो बड़ी बड़ी ये बाहर से मुल्कों से अपना ये कन्वेंशन होते हैं उसमें छोटे किसानों को शामिल किया जाए ताकि वो मफीद से मफीद बातें मुल्क की, कौम की और किसानों की बेहतरी कर सकें, बेहतरी के लिए कर सकें, ताकि मुल्क के किसान के लिए और ख़ास तौर पर हालात की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा कर सकें। किसान के पास बहुत कुछ है, किसान के बच्चे के पास बहुत कुछ है, लेकिन जब इनिशिएटिव्स नहीं दिए जाएंगे, जब उन्हें आगाह नहीं किया जाएगा, जब मौके नहीं दिए जाएंगे, तो बिलाशुबा कोई भी अपना किरदार अदा करने से कासर नज़र आता है। जब ये किरदार अदा करने लगते हैं तो फिर लाहौर तक जाते हैं तो पुलिस वाले कहते हैं इन पर इतना लाठी बरसाओ, इतना पानी फेंको कि इन्हें छठी का दूध याद आ जाए। जब हमारे जो इनके टैक्सों से पलने वाले लोग हैं, इनकी ज़मीनों से उगलने वाले सोना खाने वाले लोग हैं, वो जब इन पे ऐसे जुमले कसेंगे, अफसोस तो होगा, हालात तो फिर ऐसे होंगे। एक ब्रेक के बाद दोबारा जो होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। अब बदलती मौसमियाती तब्दीलियाँ जो ख़ास तौर पे हमारे फसलों के ऊपर किस हद तक अफेक्ट कर रही हैं। अगर देखा जाए बरतानिया, यूरोप के अंदर टेम्परेचर 40-49 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच रहा है, और हमारी तरफ पानी के साथ बारिशों के बाद जो आने वाले सैलाब और कुछ ऐसी चीज़ें होती थी, बिलाशुबा अल्लाह का हम शुक्र अदा करेंगे कि कोई भी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एकदम से बड़ी तेज़ी से मौसमियाती तब्दीलियाँ इधर मुरतब हुई हैं, जिसका हमने देखा कि क्लाउड ब्रस्ट के बहुत सारे केसेस पाकिस्तान समेत बैरून मुमालिक में सामने आए। फसलें किस हद तक तैयार हैं, हम कितने तैयार हैं। हमारा 16% दोबारा से कपास जो है उसकी पैदावारी जो ज़मीन है और काश्त का इलाका वो कम हुआ है। मियाँ रेहानुल हक साहब मौजूद हैं, इनसे सबसे पहले बात करते हैं। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मियाँ साहब, इस वक्त हमारे जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं ये किस हद तक हमारी ज़राअत के ऊपर अफेक्ट कर रहे हैं, और आपके ख्याल में आने वाले सालों में, क्योंकि जिस तेज़ी से दीगर ममालिक के अंदर मौसम बदला है, पाकिस्तान में बदला है, ये बिल्कुल एक बार शॉकिंग है कि आने वाले सालों में बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ हो सकती हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये तो पूरी दुनिया में अपना इफ़ेक्ट कर रही है, ख़ासकर इंसानी सेहत पे और दूसरी नंबर पे फसलों पे। इंसानी सेहत के बाद अगर सबसे ज़्यादा इसने मुतासर किया है तो हमारी फसलात को किया है। अब हमारा जो मौसम है वो पहले ये जैसा नहीं रहा, मौसम हमारे जो है वो आगे पीछे हो रहे हैं, सर्दी जो है वो कम होती जा रही, सिमटती जा रही है, और गर्मी जो प्रोलॉन्ग करती जा रही है। गर्मी का जो स्पैन है ज़्यादा होने की वजह से हमारा जो फसलें हैं उनमें नंबर एक तो बीमारियों की अपना जो है तदारक वो बहुत मुश्किल हो गया है। हमारी स्प्रे जो है वो असर नहीं कर रही। अगर हम स्प्रे किसी फसल पे 4 स्प्रे करके हम फसल तैयार कर लेते थे, अब वही फसल 15-15 और 20-20 स्प्रे मांगती है, उसके बावजूद जो है वो जो है उसकी बीमारी वो दूर नहीं होती। ये सारी ग्लोबल वार्मिंग का सारा मसला है। उसके अलावा फिर जो हमारी अद्वियात आती हैं वो भी अडल्ट्रेटेड हैं, उनमें भी दो नंबरी बहुत ज़्यादा है। अब वो दवाई जो पहले हम इस्तेमाल करते थे 1 लीटर में हम पूरा एकड़ कर जाते थे, अब वो 5-5 लीटर भी हम पूरे एकड़ पे स्प्रे करें तो वो दवाई जो है वो कारआमद नहीं होती, क्योंकि उसमें अडल्ट्रेशन इतनी ज़्यादा है कि वो हमारी कीड़े को और हमारे पेस्ट को कंट्रोल नहीं कर रही।
इसके अलावा जितनी हमारी फसलात हैं हमारे वो डिपेंड करती हैं हमारे बीजों पे। अगर मियारी बीज हम डालेंगे तो फसल भी अच्छी होगी और उस पर फिर कीड़े का हमला भी कम होगा, उसकी क़ुव्वत मुदाफ़अत ज़्यादा होगी। अगर हम अपनी फसल को बीज जो हमें जो मिल रहा है इस वक्त पंजाब सीड कॉरपोरेशन की तरफ से, वो सारा बीज जो है वो सारा नाकस बीज है। उस बीज को हम जब भी किसी भी फसल के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो नंबर एक तो उसका अगाव बहुत कम होता है। अगाव कम होने के साथ साथ फिर उस पर जब बीमारी का हमला आता है तो उसमें क़ुव्वत मुदाफ़अत ही नहीं होती और वो जिसकी ज़्यादा जल्दी बीमारी का शिकार हो जाता है, जिससे फसल की जो है पैदावार कम होती है और जिससे ज़मींदार का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तीसरा इसमें फैक्टर जो आता है वो ये है कि हमारी जो अद्वियात के अलावा जो हमारी खादें हैं, फर्टिलाइज़र है, फर्टिलाइज़र इतना महंगा दिन ब दिन होता जा रहा है कि उससे हम खातर फ़ायदा नहीं उठा सकते महंगा होने की वजह से। अब डीएपी की बोरी 7,000 रुपये की है। पहले अगर हम 1 एकड़ को 2 बोरी डीएपी डाल लेते थे तो हमारी और साथ 1 बोरी यूरिया डाल लेते थे तो हमारी वो कमी जो है फर्टिलाइज़र की पूरी हो जाती थी। अब इतनी महंगी खाद लेके कोई नहीं डालता। अब 7,000 रुपये की अगर डीएपी की बोरी डालेंगे तो फिर बाकी सारे अखराजात कहाँ से करेंगे। इसलिए ये जब फर्टिलाइज़र कम डालेंगे तो फसल की पैदावार भी कम होगी, फसल खातर खा अपनी वो उतनी बढ़ोतरी नहीं उसकी होगी, जिसकी वजह से ये सारे मसाइल हैं। फिर जो हमारा पानी है, नीचे वाला पानी, ज़मीनी पानी जो हमारा वैसे दिन ब दिन वो कड़वा होता जा रहा है और जो पानी ट्यूबवेल वाला पानी है वो हम जब जिन इलाकों का अच्छा है वहाँ बिजली के रेट्स इतने ज़्यादा हैं कि वो ज़मींदार को वो भी काबिल कबूल नहीं है। वो इतने महंगे हैं कि हमारा जो पानी का जिस एकड़ को हमने 4 दफ़ा पानी देना है वो 4 दफ़ा में उसमें उसका इतना ज़्यादा बिल आ जाता है, उसका ट्यूबवेल चलाने का बिजली का बिल आ जाता है कि वो हमारी फसल की जो पैदावार है उससे ज़्यादा अखराजात हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम दिन ब दिन जो है मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं और इन्हतात का शिकार हो रही है हमारी फसलें और पाकिस्तान जो है वो ज़रई बहरान की तरफ जा रहा है। तो मियाँ साहब, मौसमी तब्दीली के साथ दुनिया से आने वाले जो बीजेज़ हैं उनको वो पाबंदी है कि इनको क्वारंटाइन किया जाए कोरोना के बाद। तो ये क्वारंटाइन का भी एक नया कवानीन लागू कर दिए गए हैं और फिर लाने के लिए पाबंदियाँ, इंपोर्ट के ऊपर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि हम नित नए बीजेज़ पाकिस्तान में तो बनाना दूर, अब बाहर से आने के ऊपर भी बहुत सारी शराइत आ गई। जी, वो ऐसे है कि पाकिस्तान में जब से ये सीड कॉरपोरेशन वगैरह का मसला बना है, हमने अपने बीज अच्छे मियारी बीज बनाने छोड़ दिए हैं। हालांकि हमारे पास साइंसदान मौजूद हैं, हमारे अदारे मौजूद हैं जो हमें अच्छा बीज बना के दे सकते हैं, मगर चूंकि एक ऐसा कंट्रोल्ड माफिया है जो कि सीड बाहर से इंपोर्ट करता है और वो जो सीड इंपोर्ट होता है वो सारा सीड जो है वो उस माफिया के हाथों में है। वो जब चाहे उनकी कीमतें बढ़ा देते हैं, जब चाहे उन पर पाबंदियाँ लग जाती हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट का भी उन पर कोई कंट्रोल नहीं है क्योंकि वो मल्टीनेशनल फर्म्स हैं और उन्होंने पाकिस्तान की मार्केट सारी कैप्चर की हुई है और पाकिस्तान का जितना भी हमारा कंट्रोलिंग सिस्टम है वो उनके आगे फेल है। उनके आगे फेल है। हमारे साथ अली अहमद गुराया साहब मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट सदर भी हैं किसान बोर्ड के। कैसे हैं गुराया साहब सबसे पहले तो, और सबसे अहम चीज़ ये है कि अगर आने वाले दिनों में हम देखें तो किसान इस वक्त मसाइलस्तान और मसाइल की तरफ उंगलियाँ उठाता नज़र आ रहा है, क्योंकि आपको पता है आपके इलाकों में इस वक्त मतलब ये अमूमन 20-25 साल पहले को ऐसा वाक़या हुआ था, लेकिन इस बार आपके सैलाब आ गया और अगली जानी अर्बन फ्लडिंग का बहुत ज़्यादा चीज़ें हमने देखी हैं। पूरे शहरों के अंदर शहर डूबे, 150-150 मिलीमीटर बारिश फैसलाबाद के अंदर हुई है। क्या ये आने वाले सालों के अंदर, आने वाले दिनों के लिए बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया नहीं? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौसमियाती तब्दीलियों ने जो सबसे बड़ा अफेक्ट किया है वो किसान के ऊपर किया है। एक तो ये जो बेवक्त बारिशें हो रही हैं हमारे मुल्क में और उसकी वजह से ये है कि जो हमारी फसल है उसकी औसत पैदावार जो है वो 25% कम हो गई है और इन बारिशों की शिद्दत जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। उसकी वजह से जो किसानों ने फसलें काश्त की हुई होती हैं उनका नुकसान हो जाता है, सैलाब की सूरत हाल बन जाती है और इस तरह के मामलात जो हैं इस हवाले से अगर हम देखें तो मौसमियाती तब्दीलियों ने बहुत ज़्यादा असरात ज़िम्मेदार के ऊपर मरतब किए हैं। इसके साथ साथ अगर हम ये देखते हैं कि इस जो तब्दीली मौसम की मुसलसल आ रही है, इसके हवाले से जब हम इसका जायज़ा लेते हैं तो इसका सबसे ज़्यादा असर जो होता है वो फसलात के बीज पे आता है, क्योंकि बीज मैच्योर नहीं होता और जो होता है कि अगली दफ़ा जब वो बीज काश्त किया जाता है तो उसके जो जर्मिनेशन है वो मुतासर होती है
और ज़मींदार की जो है वो इस हवाले से औसत पैदावार मुतासर होती है। हमारे यहाँ जो नशेबी इलाके हैं फैसलाबाद के, क्योंकि ये पुराना एरिया ये दरिया रावी और दरिया चनाब का ये दरमियानी एरिया, इसको सांदल बार कहते थे। यहाँ पे बारिशों के हवाले से अगर हम अपने जो सेम नाले हैं, जो ड्रेन्स होती हैं हमारी, उसको बर वक्त साफ़ ना करें तो जो बेवक्त बारिशें होती हैं वो सेम नालों में पानी के अजाफी पानी की वजह से वो किनारों से बाहर निकल आता है और फसलात को बहा के अपने साथ ले जाता है। हर साल ऐसे ही होता है और हर साल ही हम जब ये बारिशों का सीज़न आता है, बरसात का सीज़न आता है, मानसून का सीज़न आता है, तो हम हमेशा हुकूमत से और यहाँ के जो महकमा अनहार है और महकमा सेम है, इनसे मुतालबा करते हैं कि जी आप जो है आप इन सेम नालों की खलाई करें, इसको साफ़ करें इनके अंदर जो, लेकिन वो हर दफ़ा हुकूमत उसको इग्नोर कर देती है और उसका नतीजा ये होता है कि जो ही बारिश होती है और बारिश में शिद्दत आती है तो वो सारा पानी जो है वो सेम नालों में से ड्रेन होने के बजाय फसलात में चला जाता है और उसकी वजह से ज़मींदार को नुकसान होता है। सॉरी गुरैर साहब, क्या ये बहुत बड़ा एक नुकसान का फैक्टर नहीं, हमारे पास ज़रूरी पॉलिसी नहीं है? कपास आधी से ज़्यादा बिक गई और हमारे पास अभी तक उसका कोई सपोर्ट प्राइस नहीं हमने मुख्तस की। मीटिंग खेला जाता है लेकिन मीटिंग के ऊपर या हमारे पास ऐसे कैपेबल लोग मौजूद नहीं है या वो संजीदा नहीं है। हाँ जी, कपास की जो आपने स्पेशल बात की है, हमारे यहाँ इस वक्त जो एरियाज़ हैं जहाँ पे अमूमन कपास काश्त होती थी, जैसे जनूबी पंजाब का एरिया है, वहाँ पे इस दफ़ा लोगों ने कपास की बजाय चावल काश्त किया हुआ है और गन्ना काश्त किया हुआ है। जो इसका काबिल काश्त रकबा था कपास का वो कम होता जा रहा है। उसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि जी बाहर से आपको काश्त जो है वो कपास मंगवानी पड़ेगी। ये एक हुकूमती आप ये समझते हैं कि जो ज़रूरी पॉलिसी वो प्रॉपर नहीं दे रही, उसकी वजह से सारा कुछ हो रहा है। जनूबी पंजाब में सारी शुगर मिल जो हैं वो जनूबी पंजाब में चली गई हैं, जो कि कॉटन का एरिया था अब वो गन्ने का एरिया बन गया। अब लामहल्ला जितनी हमें बेल्स की ज़रूरत होती है हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, वो हमारा मुल्क पैदा नहीं कर सकता। हमारे यहाँ जो ज़रूरत है बेल्स की वो तकरीबन 1 करोड़ बेल्स की ज़रूरत होती है हमारे मुल्क में हर साल, लेकिन इस दफ़ा इस साल हमने तकरीबन 20 लाख बेल्स जो है वो पिछले साल पैदा किए हैं और इस दफ़ा भी कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है, क्योंकि कपास की फसल तो अच्छी है उन एरियाज़ में, लेकिन वो एरिया बहुत कम है जहाँ पे कपास काश्त की गई है। और ये हुकूमत की नाकाम पॉलिसी की वजह से है। अगर हुकूमत की कोई प्रॉपर पॉलिसी हो तो वो इंसेंटिव दे उन लोगों को, वहाँ के लोगों को जहाँ पे कपास काश्त होती है तरगीब दे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला बाहर से कपास जो है वो मंगवाने में हमारा सर्फ होता है। बहुत ज़्यादा हमारा ज़र मुबादला लगता है। बिलाशुबा दरामदाद के लिए एक बड़ा पैसा हम वहाँ झोंक देते हैं जो फिर बरामदाद की शक्ल में हम बचाते तो हैं, लेकिन उसका फ़ायदा क्या, हमारा तजारती खसारा जो है अगर उसे देखें तो दिन ब दिन बढ़ता नज़र आ रहा है। गुज़िश्ता जुलाई के महीने को भी देखें तो तजारती खसारा फिर से इंक्रीज़ हुआ है। ये सबसे वो लम्हा फ़िक्रिया सेक्टर है। 27% तक अगर हमारा एक महीने के अंदर तजारती खसारा बढ़ा तो ये लम्हा फ़िक्रिया होना भी चाहिए और गवर्नमेंट को देखना चाहिए, तयन करना है कि हमने ज़राअत के हवाले से पॉलिसी बनानी है या नहीं। 3 साल गवर्नमेंट को गुजर गए, उनके पास टेक्सटाइल के लिए ज़राअत के लिए कोई पॉलिसी नहीं है, रोड मैप ही नहीं है। लेकिन अगर हुकूमत इस पर नहीं लेती तो आने वाले साल, आने वाले दिन हमारे लिए ज़्यादा बहरान का साबित होंगे। और ख़ास तौर पर हमारे पास जैसे गंदम और चीनी के ऊपर हम खींचातानी और गिरबान पकड़े हुए एक दूसरे को नोच रहे हैं, तो आने वाले साल ऐसे हमारे ज़्यादा बहरान पैदा करें जिसमें हमारे पास खाने पीने की अशिया के हवाले से बहुत ज़्यादा किल्लत और गरीबों के लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो गवर्नमेंट इसके ऊपर फुल फॉर एक्शन ले ताकि हालात बेहतर हो सकें और आवाम को रिलीफ मिल सके। इसके साथ प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।